हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। फर्स्ट है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, सेकंड है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, थर्ड है पूर्वी मैदानी प्रदेश, फोर्थ नंबर पे है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कितने क्षेत्र पे फैला हुआ है? 61.11% भाग पे फैला हुआ है और यहाँ पे जनसंख्या कितनी निवास करती है? 40% निवास करती है। सेकंड है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, यहाँ पे 9% क्षेत्र पे 10% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश 23% भाग पर 39% जनसंख्या निवास करती है। वहीं दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के 6.89% पर 11% जनसंख्या निवास करती है। सबसे नया भौतिक प्रदेश कौन सा है? उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है। और सबसे पुराना किसे माना गया? मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश को। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितनी है? 4 हैं। चारों की जनसंख्या और चारों के क्षेत्रफल। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको अच्छे से याद कर लेना है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश 61.11% भाग पर कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 40%। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश 9% क्षेत्र पर 10% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदानी प्रदेश 23% भाग पर कितनी परसेंट जनसंख्या निवास करती है? 39% जनसंख्या। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश क्षेत्र पर 6.89% क्षेत्र पर कितनी परसेंट? 11% जनसंख्या निवास करती है। निर्माण की दृष्टि से सबसे नया भौतिक प्रदेश कौन सा है? उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। और सबसे पुराने की बात करें तो वो कौन सा है? मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। आगे देखते हैं भौतिक विशेषताओं के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है, जो ऊपर पढ़ लिया है। फिर से एक बार देख लेते हैं। इसमें पहला है भौतिक प्रदेश का नाम है, फिर क्षेत्रफल है, फिर जनसंख्या है और फिर उत्पत्ति है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसका क्षेत्रफल कितना है? 61.11% भाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है और इसकी उत्पत्ति तैतीस सागर के स्थान पर हुई है। कौन से क्षेत्र की या कौन से प्रदेश की? उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की। किसके स्थान पे? तैतीस सागर पे। यहाँ जनसंख्या कितनी है? 40% और क्षेत्रफल कितना है? 61.11%। फिर है सेकंड नंबर पे मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। फिर कौन सा है? मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश 9% क्षेत्रफल पर जनसंख्या कितनी है? 40% और इसकी उत्पत्ति किसके स्थान पर हुई? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। फिर बात करते हैं थर्ड नंबर पे पूरी मैदानी प्रदेश। यहाँ पे जनसंख्या क्षेत्रफल की बात करें तो 23% और जनसंख्या की बात करें तो कितनी है? 39%। इसकी उत्पत्ति तैतीस सागर के स्थान पर हुई है। फोर्थ नंबर पे है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। क्षेत्रफल कितना है? 6.89% पर जनसंख्या कितनी निवास करती है? 11% और इसकी ये किसके स्थान पे हुई है? इसकी उत्पत्ति गोंडवाना लैंड के स्थान पे हुई है। भौतिक प्रदेशों का क्षेत्रफल के अनुसार घटता क्रम। अगर आपने चारों भौतिक प्रदेश अच्छे से पढ़ा है, उसकी जनसंख्या अच्छे से पढ़ी है, उसका क्षेत्रफल अच्छे से पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। उसका घटता क्रम पूछ रहा है तो उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश सर्वाधिक है, 61.11% क्षेत्र पर फैला हुआ है। फिर आपने देखा था पहले पूरी मैदानी प्रदेश 23% भाग पर, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश फैला है 9% भाग पर और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश पर 6.89% भाग पर फैला हुआ है। जनसंख्या के आधार पर घटता क्रम, तो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में 40%। फिर आती है पूर्वी मैदानी प्रदेश 39%, जहाँ क्षेत्रफल कितना था? 23%। फिर आती है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जहाँ पे क्षेत्रफल कितना था? ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इस पे क्षेत्रफल कितना था? 6.89% और मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, जहाँ पे जनसंख्या कितनी है? 10% और क्षेत्रफल कितना था? 9%। वो आपको अच्छे से याद कर लेना है। आप 2 से 3 बार वीडियो को देख लेना, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। समुद्र तल से ऊंचाई के संबंध में घटता क्रम, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश सर्वाधिक ऊंचाई पे है। फिर है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, फिर है पूर्वी मैदानी प्रदेश और सबसे नीचे है उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। उत्पत्ति काल की बात करें तो सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई थी? मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश की। फिर आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और लास्ट में है उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। अब एक एक जो 4 भौतिक प्रदेश है, चारों का एक एक का वर्णन विस्तार से करेंगे। पहला है उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश ये अरावली के उत्तर पश्चिमी राजस्थान के 61.11% भाग पर फैला हुआ है। ये लगभग 2,09,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। परसेंट में बात करें तो कितना है? 61.11% भाग पर। और यहाँ पे जनसंख्या कितनी थी? 40%, जो पीछे हम पन्ने पढ़ लिया है। और लगभग इसका जो क्षेत्रफल है वो किलोमीटर में कितना है? 2,09,000 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्र को थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? थार के मरुस्थल को नाम से जाना जाता है। थार का मरुस्थल पाकिस्तान और भारत में विस्तृत है, जिसका लगभग 85% भाग भारत में है। कितना परसेंट भारत में है? थार का मरुस्थल 2 देशों में फैला हुआ है, पाकिस्तान और भारत, और इसका 85% कहाँ पे है? भारत में है। ये आपको याद रख लेना है। भारत में थार का मरुस्थल राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, अगर भारत में बात करते हैं तो कौन कौन से स्टेट में है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा राज्य में फैला हुआ, और उसका जो भारत में उसका 62% हिस्सा राजस्थान में स्थित है। ये आपको याद रख लेना है। इस पर्वत मरुस्थलीय प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई लगभग 150 से 300 मीटर है। इसका ढाल दक्षिण पश्चिम की ओर है।
इसका ढाल दक्षिणी पश्चिम की ओर है। ये भी आपको याद रखना है कि उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल किस ओर है, दक्षिण पश्चिम की ओर है। दक्षिण पश्चिम भाग में समुद्र तल से ऊंचाई सबसे कम है, जो मात्र 50 मीटर है। इस मरुस्थल का अधिकांश क्षेत्र आंतरिक अफवाह के अंतर्गत आता है। नदियाँ कुछ दूरी तक प्रवाहित होती होकर लुप्त हो जाती हैं। दक्षिणी पश्चिम भाग में केवल लूणी नदी का अफवाह समुद्र तल तक होता है। सिर्फ कौन सी नदी है? लूणी नदी है, जिसका अफवाह अंतर समुद्र तक जाता है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की एकमात्र लूणी नदी है जिसका अफवाह किस तक जाता है? समुद्र तक जाता है। देखते हैं उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तरी पश्चिम मरुस्थल का विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू, झुंझुनू आदि डिस्ट्रिक्ट में है। और ये टोटल कितने हैं? 12 हैं। जो पहले थे अभी कितने हो गए? 16 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। जब से जिलों के नए पुनर्गठन के पश्चात बालोतरा, ब्यावर, फ्लोदी, टीटवाना, कुचामन आदि को शामिल करते हुए मरुस्थलीय जिलों की संख्या कितनी हो गई है? 16 हो गई है। पहले कितनी थी? 12, अब हो गई है 16। कौन कौन से नए शामिल किए गए हैं? बालोतरा, ब्यावर, फ्लोदी, टीटवाना, कुचामन, ये जो अलग से डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं इनको भी शामिल किया गया है। अब बात करते हैं उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति की। उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश के स्थान पर मीसोजोइक काल में 33 सागर था। कौन से काल में? मीसोजोइक काल में क्या था? 33 सागर था, जो बाद में नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से भर गया। एवं सीनोजोइक व टर्सरी काल में 33 सागर के स्थान पर मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण हुआ। यानी मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण किस काल में हुआ? सीनोजोइक या टर्सरी काल में। और जो 33 सागर था वो कौन से काल में था? मीसोजोइक काल में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं, यह राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश है। राजस्थान का सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है? उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। तथा इस प्रदेश का आधार प्रायद्वीपीय भारत के भूखंड के चट्टानों से संबंधित है। इस मरुस्थलीय प्रदेश के भूगर्भिक इतिहास इस मरुस्थलीय प्रदेश के भूगर्भिक इतिहास के विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं। फ्लोदी के निकट पाप क्षेत्र में पाए जाने वाले पाप बोल्डर्स जो कार्बोनिफेरस व पर्मियन काल से संबंधित हैं, उन पर हिमानी घर्षण के निशान पाए जाते हैं। अतः ये कार्बोनिफेरस काल के हिमयुग के बारे में जानकारी देते हैं। फ्लोदी के निकट जो पाप क्षेत्र है उसमें पाप बोल्डर्स पाए गए हैं जो कि कार्बोनिफेरस काल के संबंधित हैं। और ये हिमानी घर्षण के निशान पाए गए हैं यहाँ पे। और ये हिमयुग के बारे में जानकारी देते हैं। ये आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार। पाप बोल्डर्स कौन से काल के हैं? कार्बोनिफेरस के काल के हैं और इसे हिमयुग की जानकारी देते हैं। ये भी आपको याद रखना है। जैसलमेर के अक्कल व ब्रह्मसर में पाए जाने वाले समुद्री विक्षेप जो वानस्पतिक जीवाश्म के रूप में मौजूद है। जैसलमेर के अक्कल व ब्रह्मसर से वानस्पतिक जीवाश्म के समुद्री जीवों के विक्षेप पाए गए हैं। ये वानस्पतिक जीवाश्म जुरेसिक काल के हैं। ये कौन से काल के हैं? जुरेसिक काल के हैं। ये आपको याद रख लेना है। बाप बोल्डर्स कौन के काल से थे? कार्बोनिफेरस के। और वानस्पतिक जीवाश्म जो अक्कल व ब्रह्मसर में पाए गए हैं वो कौन से काल के हैं? जुरेसिक काल के हैं। ये शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के अवशेष था। इससे क्षेत्र की जलवायु व वनस्पति पहले अलग प्रकार की थी। जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में पाए जाने वाली चट्टानों में भूगर्भिक जल के बड़े भंडार मिलते हैं। तो जैसलमेर पाए जाने वाले जो लाठी क्षेत्र है वो कौन से काल का है? टर्सरी काल का है। और ये चट्टानों में पाए जाने वाले भूगर्भिक जल के बड़े भंडार मिलते हैं जो वैदिक कालीन सरस्वती नदी के अवशेष माने जाते हैं। इस मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाले खारे पानी की झीलों को 33 सागर के रूप में माना जाता है। परंतु कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि झीलों में यह खारापन केशिकाकर्षण क्रिया के कारण लवणों के घुलने से हुआ है। जो उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में उसमें पाई जाने वाली जो झीलें हैं 33 सागर के अवशेष मानी जाती हैं कुछ विद्वानों के अनुसार। और कुछ विद्वानों के अनुसार इनको माना जाता है कि इसका खारापन है वो केशिकाकर्षण क्रिया के कारण लवणों के घुलन से हुआ है। पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में मरुस्थल के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं। पहला कौन सा है? रेतीला या ईर्द मरुस्थल। फिर है कठोर चट्टानी मरुस्थल। फिर है रेत पथरीला। रेतीला, ईर्द या अर्ग। कठोर चट्टानी मरुस्थल कैसे याद रखेंगे? हमदा में डबल में आ रहा है, एम आ रहा है। वो इसमें भी चट्टानी में भी डबल टे आ रहा है। तो ये आपको याद रखने के एक आसान सा ट्रिक है, मान लो। और रेत क्या है? पथरीला है। रेत कैसा है? पथरीला। रेतीला, ईर्द और अर्ग, और रेत पथरीला। रेत पथरीला, सॉरी, पथरीला को क्या बोलते हैं? हमदा बोलते हैं। सॉरी, चट्टानी को बोलते हैं पथरीला। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाए जाने वाली प्रमुख स्थलाकृतिक विशेषता हैं। पहली कौन सी है? रोही। अरावली श्रेणी के पश्चिम पर्वतपदीय भाग में नदियों द्वारा निक्षेपित की गई उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र क्या कहलाता है? रोही कहलाता है। तल्ली असर, आसपास के क्षेत्रों की तुलना में नीचा गर्तनुमा क्षेत्र जिसमें वर्षा का जल एकत्रित होता है उसे क्या कहते हैं? तल्ली असर कहते हैं। मरहो, यह जल सूखने के बाद नमी युक्त भूमि का क्षेत्र है, वो क्या कहलाता है? मरहो कहलाता है। फिर आगे है खड़ीन। पश्चिमी जैसलमेर में कृत्रिम रूप से निर्मित निचले गर्तनुमा भाग जिनमें वर्षा का जल एकत्रित किया जाता है उसे खड़ीन कहा जाता है तथा इसके नमी से की जाने वाली कृषि को खड़ीन कृषि कहा जाता है।
आगे है टाट या रन। पश्चिमी मरुस्थल में अस्थायी दलदली क्षेत्र को टाट या रन कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं पोखरण, ये कहाँ पे है, जैसलमेर में, धोब रन बाड़मेर में, पाप रन जोधपुर में, पड़ियारा रन चूरू में। बेसिन क्या होता है, बालसन मरुस्थल में पहाड़ियों से घिरी हुई बेसिन या दरोनी को बालसन कहा जाता है। आगे है प्लाया, बालसन के मध्य भाग में स्थित समतल भूभाग। बालसन के मध्य भाग में स्थित समतल भूभाग को प्लाया कहा जाता है। इसमें वर्षा का जल एकत्रित होने से बनी झील को प्लाया झील कहा जाता है। प्लाया झील के उदाहरण सांबर, टीटवाना, रेवासा आदि। पेंडीमेंट पदस्थली, पहाड़ियों की पर्वतीय भाग में अपर्दन से निर्मित मंद ढाल वाला क्षेत्र पेंडीमेंट के नाम से जाना जाता है। बजादा क्या है, पेंडीमेंट से आगे या पेंडीमेंट व प्लाय के बीच में मोटे कंकर पत्थरों के जमाव से निर्मित क्षेत्र को बजादा कहा जाता है। इन मोटे कंकर पत्थरों की अवस्थिति पारगम्यता के कारण पहाड़ी ढालों की ओर से आता जल बजादा वाले क्षेत्र में सतह पर दिखाई नहीं देता। अब आगे देखते हैं, पश्चिमी मरुस्थल में कई प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बालू का स्तूप, पश्चिमी मरुस्थल में कई प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। सबसे पहले है अनुदैर्ध्य रेखीय, इसे लीनियर भी कहा जाता है। यदि बालू का स्तूप का निर्माण हवा के दिशा के समानांतर होता है तो उसे लीनियर बालू का स्तूप कहा जाता है। लीनियर बालू का स्तूप, इसका निर्माण हवा की दिशा के समानांतर होता है। ये आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे सी, वनस्पति युक्त रेखीय, इन समांतर बालू का स्तूपों के बीच निचले भूभाग को रेत युक्त कॉरिडोर कहा जाता है। इनसे होकर ऊंट के समूह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करते हैं, इसलिए इन्हें कारवा मार्ग भी कहा जाता है। तो कारवा मार्ग का निर्माण क्या, कौन सी जो बालू का स्तूप है उनमें होता है, लीनियर बालू का स्तूप में। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ऐसे स्तूप जो हवा की दिशा के समानांतर पर बनते हैं, समानांतर पर लीनियर बनते हैं, और ये ऐसे स्तूप जो हवा की दिशा के समकोण पर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। आगे है बरखान, ये अनुप्रस्थ एवं अर्धचंद्राकार आकृति के बालू का स्तूप होते हैं जिनके दोनों किनारे हवा की दिशा के साथ आगे की ओर नुकीले सिंह के रूप में निकले रहते हैं। इनके मध्य भाग में ऊंचाई अधिक होती है जो किनारों की ओर कम होती है। इनका पवनामुखी ढाल सामान्य और पवनाभिमुखी ढाल तीव्र या खड़ा होता है। ऐसे स्तूप पश्चिमी राजस्थान से लेकर शेखावाटी क्षेत्र तक पाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है तो आपको अच्छे से याद कर लेना है कि ऐसे कौन से बालू का स्तूप है जिनका ढाल पवनामुखी ढाल सामान्य एवं पवनाभिमुखी ढाल तीव्र या खड़ा होता है। तो कौन से हैं, बरखान है, और ये इनका विस्तार कहाँ है, पश्चिमी राजस्थान से लेकर शेखावाटी क्षेत्र तक पाए जाते हैं। आगे है पैराबोलिक परवलियन, यह भी अनुप्रस्थ आकृति का बालू का स्तूप है जिसका निर्माण दो कठोर चट्टानी भागों की रेत उड़कर आगे निक्षेपित होने से होता है। इसके किनारे पर पीछे रहते हैं तथा मध्य भाग हवा की दिशा के साथ आगे की ओर निकला रहता है। कुछ विद्वानों ने इनकी आकृति की तुलना हेयरपिन की आकृति से की है। कौन सी जो बालू का स्तूप है उनकी तुलना हेयरपिन से की है, पैराबोलिक बालू का स्तूप की, ध्यान रखना है ये आपको। फिर है तारा स्तूप, अलग अलग दिशाओं से चलने वाली हवाओं के कारण निर्मित अनेक भुजाओं वाले स्तूप को तारा स्तूप कहा जाता है। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, मोहनगढ़ व सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तारा स्तूप कहाँ पे पाए जाते हैं, मुख्य रूप से मोहनगढ़ व सूरतगढ़ में पाए जाते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नेबखा बालू का स्तूप, मरुस्थल में झाड़ियों में रेत के निक्षेपण से निर्मित बालू का स्तूप को नेबखा कहा जाता है। इन्हें सर्वकोपिस के नाम से भी जाना जाता है, सर्वकोपिस या फिर नेबखा। इनका निर्माण कहाँ होता है, झाड़ियों के निकट। लूनेट, झीलों के किनारे निर्मित नवचंद्राकार आकृति के स्तूप होते हैं। लूनेट क्या होते हैं, बालू का स्तूप हैं जो जिनका निर्माण कहाँ होता है, झीलों के किनारे। फिर है धरियन, हवा के साथ स्थानांतरणशील बालू का स्तूपों को पश्चिमी राजस्थान में स्थानीय भाषा में धरियन कहा जाता है। जो स्थानांतरण बालू का स्तूप है उन्हीं को पश्चिमी राजस्थान में स्थानीय भाषा में धरियन कहा जाता है। तो धरियन क्या है, बालू का स्तूप है, वो भी पश्चिमी राजस्थान का जो स्थानांतरित बालू का स्तूप है उन्हीं को स्थानीय भाषा में धरियन के नाम से जाना जाता है। आगे है डाट व थली। डाट व थली बरखान बालू का स्तूपों के बीच हवा के कटाव से निर्मित गर्तनुमा भाग को डाड या थली कहा जाता है। डाड या थली किसे कहा जाता है, बरखान बालू का स्तूपों के बीच हवा के कटाव से निर्मित गर्तनुमा भाग को डाग या थली कहा जाता है। सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटती है। पहला है पश्चिमी शुष्क रेतीला भाग और सेकंड नंबर पे है दक्षिणी शुष्क रेतीला प्रदेश, या भाग बोल दो। तो आपको याद रख लेना है, सूक्ष्म मरुस्थलीय प्रदेश यानी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। ये मैप में आप देख सकते हैं, ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है, इसको 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अलग कर रही है। और उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश व अरावली पर्वतीय प्रदेश को अलग करने वाली 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है। आगे देखते हैं, 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को शेष राजस्थान या अरावली श्रेणी से अलग करती है। ये भी आपको याद रखना है,
25 सेंटीमीटर तो किसको अलग करती है? उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटती है। पहला है पश्चिमी शुष्क रेतीला और फिर अर्ध शुष्क रेतीला प्रदेश। और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को शेष राजस्थान से या फिर अरावली श्रेणी से अलग करती है। पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान, इस प्रदेश की पूरी सीमा 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा से निर्धारित होती है, अर्थात इसमें कहीं भी 25 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा नहीं होती। इसके अंतर्गत जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर, फलोदी, बीकानेर, दक्षिणी पश्चिमी गंगानगर आदि क्षेत्र आते हैं। इस प्रदेश में 41.5% भाग बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। ये आपको याद रखना है अच्छे से। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश तो कितना है? 41.5%, और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश 58.5% है। ये दोनों आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है, जिसका मुख्य विस्तार पोखरण से फलोदी तक है। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? पोखरण से फलोदी तक है, तथा 58.5% भाग पर बालू का स्तूप पाए जाते हैं। पश्चिमी शुष्क रेतीला मैदान, बालू का स्तूप युक्त कितना है? 58.5, और बालू का स्तूप मुक्त कितना है? 41.5% भाग। अर्ध शुष्क बागर प्रदेश, फिर कौन सा है? अर्ध शुष्क बागर प्रदेश, और इसको कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। पहला कौन सा है? गग्गर का मैदान, फिर है शेखावाटी की आंतरिक अपवाद का क्षेत्र, फिर नागौरी उच्च भूमि, और फिर लूनी बेसिन। अर्ध शुष्क बागर प्रदेश यह पश्चिमी शुष्क रेतीले मैदानी अरावली पर्वतीय क्षेत्र श्रेणी के बीच स्थित है। इसकी पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा से एवं पूरी सीमा 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा से निर्धारित होती है। इसमें 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अर्ध शुष्क बागर प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है गग्गर का मैदान, सेकंड नंबर पे है शेखावाटी का आंतरिक प्रदेश, अफवाह का मैदान, नागौरी उच्च भूमि, और फिर है लूनी बेसिन या गोडवाड़ा क्षेत्र। लूनी बेसिन को गोडवाड़ा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। गग्गर का मैदान यह गंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में गग्गर नदी की बाढ़ से निर्मित उपजाऊ मैदान है। गग्गर का मैदान कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में है। और नदी कौन सी है? गग्गर नदी द्वारा निर्मित है। शेखावाटी व आंतरिक अफवाह का मैदान, इसके अंतर्गत सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर जिले का उत्तरी पूर्वी भाग आता है, तो आंतरिक अफवाह का मैदान है। इस क्षेत्र की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? कांतली नदी। कौन से क्षेत्र की? शेखावाटी का आंतरिक अफवाह का मैदान। नागौरी उच्च भूमि, नागौर व डीडवाना कुचामन का क्षेत्र आता है। नागौरी उच्च भूमि में नागौर व डीडवाना कुचामन का क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 450 मीटर है। यह भी आंतरिक अफवाह का क्षेत्र है। इस उपभाग में कुछ खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, जैसे सांबर, डीडवाना, डेगाना, नावा, कुचामन। ये कहाँ पे पाई जाती है? नागौरी उच्च भूमि वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं। फिर है गोडवाड़ा बेसिन। फिर क्या है? गोडवाड़ा बेसिन या लूनी बेसिन। गोडवाड़ बेसिन व लूनी बेसिन यह अर्ध शुष्क बागर प्रदेश का सबसे दक्षिणी भाग है, जो दक्षिणी जोधपुर, पश्चिमी ब्यावर, पाली, जालोर, बालोतरा व दक्षिणी बाड़मेर आदि क्षेत्रों में फैला हुआ है। गोडवाड़ बेसिन किसे बोला गया? लूनी बेसिन को ही बोला गया। और यह कहाँ कहाँ फैला हुआ है? दक्षिणी जोधपुर, पश्चिमी ब्यावर, पाली, जालोर, बालोतरा व दक्षिणी बाड़मेर आदि क्षेत्रों में फैला हुआ है। यह प्रदेश लूनी व इसकी सहायक नदियों की बाढ़ से निर्मित मैदान है। इसकी पूर्वी सीमा कालबुरा डूंगर पाली से निर्धारित होती है। कालबुरा डूंगर कहाँ पे है? पाली में है। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का यह एकमात्र उपभाग है जिसकी नदियों का जल समुद्र तक पहुँचता है। राजस्थान की उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल का यह एकमात्र ऐसा उपभाग है जिसकी नदियों का जल समुद्र तक पहुँचता है। और वो कौन सी नदी है? लूनी नदी, जो समुद्र तक जल लेके जाती है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल की एकमात्र नदी है। इस प्रदेश का ढाल दक्षिणी पश्चिम की ओर है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल किस ओर है? दक्षिणी पश्चिम की ओर है। इस प्रदेश का दक्षिण पश्चिम भाग जालोर में समुद्र तल से लगभग 50 मीटर ऊंचाई वाला है। इस क्षेत्र को नेहड़ या नेड़ा कहा जाता है। ये आपको याद रख लेना है। यहाँ लूनी नदी कई धाराओं में विभक्त हो जाती है। यहाँ तथा लूनी के अपवाह क्षेत्र को रेल या रीला कहा जाता है। किसके अपवाह क्षेत्र को? लूनी नदी के अपवाह क्षेत्र को रेल या रीला कहा जाता है। गोडवाड़ बेसिन के सिवाना क्षेत्र में गोलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है। यहाँ नाकोड़ा पहाड़ी स्थित है, जिसके पास प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है। नाकोड़ा पहाड़ी स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सिवाना क्षेत्र में। यही गोलाकार पहाड़ियाँ स्थित है, जिन्हें 56 की पहाड़ियाँ कहा जाता है। सेकंड जो भाग है या भौतिक प्रदेश है वो मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट क्लास देखें।